कोई ऐसी इंटेरोगेशन जिसने वाकई में आपकी रातों की नींद भगा दी हो? इंसान बुनियादी तौर पे लालच को लेके पैदा हुआ है। जन्नत का लालच, जहन्नम का खौफ। यहाँ पे भरा कट है। करता हूं, देयर इज नो प्रिवेसी। और अब जो बात मैं बताने लगा हूं आपको, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। क्रिमिनल से कभी खौफ नहीं आया, क्योंकि आसान खता हो जाना मौत है। तो क्या उन्होंने कभी आपको थ्रेटन करने को या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वो ऐसा विक्टिम या वो ऐसा क्राइम सीन मेरा जो अभी तक आपको याद रहा हो? मेरा जो आप खौफनाक क्राइम सीन सुनना चाह रही, लॉबी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। द विक्टिम इज नेकेड। लड़की की एज होगी कोई 19 साल। तो देखते हैं कि बेड की दूसरी साइड पे नीचे एक डेड बॉडी और है। ये लड़की जो है ना, ये अल्लाह को नाराज किया हुआ था इसने। इन 4 लोगों ने उसको रेप करना था और फिर उसके बाद उसका गला दबा के उसको मार देना था। इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड टू फाइंड आउट द क्रिमिनल, इट्स अ बिग जॉब। अंडरवर्ल्ड आप किसे कहते हैं? पहले तो मैं आपसे सवाल करना। मुंबई अंडरवर्ल्ड है। सिंध एक्सक्लूड कर दीजिए कराची को, वहां पे अंडरवर्ल्ड मौजूद एग्जिस्ट करता है। पुलिस वालों को सबको पता भी होता है कि ये हरामखोर है। वो जो कहते हैं कि पुलिस जो है वो डिजाइन हुई है रिश्वत लेने के लिए, तो क्या ये गलत कहते हैं या सच कहते हैं? रिश्वत या मुआवजा ये तो आप जो भी नाम देना चाहें। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आज हमारे पॉडकास्ट में जो आ रहे हैं उनका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर रवान। He has served in Punjab Police. He has been a police officer in the Punjab Police of Pakistan for more than 30 years. और इसके अलावा वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑफिसर रह चुके हैं। आज की पॉडकास्ट में हमने उनसे डिस्कस किया है कि इंटेरोगेशन रूम्स में क्या होता है, क्राइम सीन के ऊपर क्या होता है, पुलिस की फैमिलीज़ को क्रिमिनल से खतरा होता है या नहीं होता, पुलिस किस तरह से क्रिमिनल्स को कैच करती है, पुलिस के इंस्टिंक्ट्स कैसे मर्डर्स को फाइंड करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी इंसाइट्स प्रोवाइड की हैं उन्होंने क्राइम सीन के बारे में, फोरेंसिक्स के बारे में, पाकिस्तान की फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के बारे में। इसके अलावा डीएनए कैसे हेल्प करता है मर्डर्स को कैच करने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान के रियल डॉन्स कौन है और क्या पाकिस्तान में अभी भी अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये और बहुत कुछ हमने आज की पॉडकास्ट में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एक पॉडकास्ट से पहले कि मैं जो भी कंटेंट बनाती हूँ, जो भी पॉडकास्ट आप तक लाने की कोशिश करती हूँ, उससे मेरा मकसद ये है कि मैं आपकी ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन वैल्यू ऐड करूँ थ्रू माय कंटेंट। अगर मेरे पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में 1% भी फ़र्क आपको फील हुआ होगा तो प्लीज़ यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स डाइव इनटू दिस इंटरेस्टिंग एपिसोड टुडे। Assalamu alaikum beautiful people and thank you for joining Project Podcast. Thank you so much बाबर साहब कि आपने इस शो को ज्वाइन किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको इंटरव्यू कर सकूं। आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए और सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। आपकी जितने भी एक्सपीरियंस रह चुके हैं और आपकी बहुत सी जो इंटरेस्टिंग विजडम होगा वो लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो नहीं डेफिनेटली। तो इसी से मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जो कि मेरे नज़दीक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ के बारे में जानने का। आपने डेफिनेटली बहुत से क्रिमिनल्स को, मुजरिम को इंटेरोगेट किया है। तो मेरा सवाल ये कि जब आप एक इंटेरोगेशन रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो आप मुजरिम की आंखों में सबसे पहले क्या चीज़ तलाश करते हैं? एक जनरल परसेप्शन है कि शायद आंखें बोलती हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपने आंखों को यकीनन देखना होता है, लेकिन वो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन से देखना होता है। आप जब उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फिर उसकी आंखें जवाब देना शुरू करती हैं। किसी की आंखों में खौफ हो सकता है, विच इज नेचुरल, कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है किसी ने, तो वो जनरली खौफ में होगा। लिहाजा
उसके खौफ को मद्देनजर रखते हुए आप कोई फैसला नहीं कर सकते। फैसला आपके सवालों पे डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले तो उसे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना होता है अपनी इब्तदाई तफ्तीश में, ठीक है। जो कि जनरली लोगों के ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद पुलिस जाते ही कोई थर्ड डिग्री स्टार्ट कर देती, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। पुलिस पहले पूरा मौका फराहम करती है और इंटरोगेशन के लिए जब बंदे को सामने बिठाया जाता है तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है और जो मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं हमेशा अपने क्रिमिनल जिसको इंटरोगेट करना होता था उसे चेयर पे लाजमी बिठाया जाता था ताकि उसकी जो एक इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू ना हो। पहले आपने किसी भी शख्स को बहैसियत इंसान ट्रीट करना होता है, क्योंकि जब आप किसी में से इंसान तलाश करते हैं तो फिर आपको उसके जुर्म का अहवाल पता चलता है। जब तक उसके अंदर इंसान जन्म नहीं लेता वो कुछ भी सच नहीं बोलता। ये इफ आई एम क्लियर? डेफिनेटली। तो हम उसे करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन देते हैं एक, और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। उन रिपीटेड क्वेश्चंस के दौरान अगर तो वो बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर वो एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो शो करेगा कि मुझे तो परवाह कोई नहीं, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। नंबर 2, वो अपनी, अब यहां पे वो जो आपका क्वेश्चन था आंखों वाला, कि वो नजरें चुराना शुरू कर देगा। जब वो आपके किसी भी क्वेश्चन पे जिसे आपने रिपीट किया है और उसको वो जहन नशीन है कि ये क्वेश्चन दोबारा हुआ है, तो वो यकीनन अपने पहले आंसर की तरफ लौटेगा कि अब से 3 मिनट पहले या 4 मिनट पहले मैंने क्या जवाब दिया था। ये है वो लम्हा जब आप उसकी आंखों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और आप ये अंदाजा लगाते हैं कि ये कंफ्यूज्ड है। यहां से आपका एक मरहला इख्तिताम पजीर हो जाता है कि वंस द क्रिमिनल इज कंफ्यूज्ड, answering your questions means there is something hidden within his personality which you have to dig out. यहां से फिर हमारा एक बाकायदा रिपीटेड क्वेश्चंस का एक बाकायदा 15, 20, 25, 30 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें बाज़ औक़ात एक शख्स वो क्वेश्चंस नहीं करता। अच्छा। एक सेशन एक ऑफिसर ने किया है, फिर से इफ द ऑफिसर इज द सीनियर एंड द इंचार्ज एंड द हेड ऑफ द टीम, तो फिर वो अपने सबॉर्डिनेट्स एक दो को वो टास्क देता है कि नाउ यू गो अहेड। फिर वो सेम क्वेश्चंस वो दोबारा करता है, फिर उसको तीसरी रेपिटेशन में आते हैं। तो यहां पे डिपेंड करता है कि आप किस नौयत के क्रिमिनल को इंटरोगेट कर रहे हैं। हार्डन क्रिमिनल है, सॉफ्ट है, उसकी जिंदगी में क्राइम ने नया नया जन्म लिया है, वो क्या मर्डर जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व है, क्या वो टेररिज्म जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो क्राइम की नौयत को मद्देनजर रखते हुए इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। ये कोई इतना आसान और चंद किताबें पढ़ लेने के बाद का अमल नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आपने कितने लोगों को इंटरोगेट किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो बैठे कैसे थे, जवाब देते हुए उनके हाथों का एक्शन क्या था, और उस वक्त उनकी बॉडी क्या उनकी जुबान का साथ दे रही थी। आपके क्वेश्चन पे क्या उसकी जुबान में लुकनत पैदा हुई, क्या उसकी जुबान लड़खड़ाई, और क्या उसने अपने तमाम सवालात के जवाब जो आपने रिपीटेड क्वेश्चंस किए हैं वो सेम आंसर्स थे। तो ये है एक बुनियादी तौर पे इंटरोगेशन रूम की जो एक साइकी है, जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं, विच इज नॉट एट ऑल सेम विद द क्रिमिनल। हर तरह के क्रिमिनल की डिफरेंट नौयत की स्ट्रेटेजी होगी। सो आपने बाबर साहब जिस तरह बात की हार्ड एंड क्रिमिनल, सॉफ्ट एंड क्रिमिनल्स, तो इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या होते हैं? जी, वो लोग जो मर्डर्स करते हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, रॉबरीज के हैबिचुअल होते हैं। देखिए,
क्रिमिनल पे डिपेंड करता है। एक हादसा तंग क्रिमिनल बन गया, उसकी कोई मजबूरी रही, कोई जज्बाती एक्शन उससे सरजद हो गया और वो क्राइम कर बैठा, वो हार्डन क्रिमिनल नहीं है। हार्डन क्रिमिनल वो है जो रिपीटेड क्राइम कर रहा है, जिसका गैंग है और वो आदी है, उसका जिंदगी का जो एक वो फाइनेंशियल सोर्स जो उसका है वो क्राइम है। उसको हम कहते हैं कि ये सख्तगीर क्रिमिनल है। और सख्तगीर क्रिमिनल बार बार इंटरोगेट होता है, वो एक से ज्यादा बार एप्रीहेंड होता है, और जब जब वो एप्रीहेंड होता है फिर वो पुलिस के बिल्कुल पैरेलल उन पुलिस के मिजाज को समझ चुका होता है कि पुलिस ऑफिसर्स क्या बर्ताव करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स इंटरोगेशन कैसे करते हैं, क्या सवालात किए जाएंगे, पुलिस ऑफिसर को गुस्सा कब आएगा, पुलिस ऑफिसर थर्ड डिग्री की तरफ कब बढ़ेगा। क्रिमिनल पुलिस की साइकोलॉजी को समझ चुका होता है, उसे हम हार्डन क्रिमिनल कहते हैं। जो आदी मुजरम है, सख्त गिर है, उसे ये समझ आ चुकी होती है कि पुलिस ऑफिसर्स का तरीका तफ्तीश क्या है। इंटेरोगेशन में साइंटिफिक इंटेरोगेशन और फिर एक्सपर्टीज आपकी। साइंटिफिक इंटेरोगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो अभी कल की बात है। गए वक्तों में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब आपके पास गैजेट्स नहीं थे, उस वक्त तफ्तीश 3 मराहल थे उन तफ्तीश के। नंबर 1 कि आपको क्राइम सीन पे क्या मिला है, ठीक है। नंबर 2 उसकी एविडेंसेस किस हद तक सॉलिड और ऑथेंटिक है, और तीसरा उस क्रिमिनल का बैकग्राउंड, उसकी फैमिली क्रिमिनल है या वो एज एन इंडिविजुअल क्रिमिनल है, वो किसी गैंग का मेंबर है। तो ये 3 चीजें इब्तदाई किसी क्रिमिनल की इंटेरोगेशन में मददगार हुआ करती थी। और गए वक्तों में तो सिर्फ एक आपके निशानात पा, जिसे आप फुटप्रिंट्स कहते हैं, और आपके फिंगरप्रिंट्स थे। यही एक सबसे बड़ी साइंस किसी भी क्रिमिनल को ट्रेस आउट करने के लिए हुआ करती थी। अभी जिस तरह आपने बात की कि कोई ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो मजबूरन किसी सिचुएशन की वजह से क्रिमिनल बन जाते हैं। मेरा जो दूसरा सवाल था वो इसी से लिंक करता है कि हमने सुना है कि कोई भी इंसान मुजरिम पैदा नहीं होता। सोसाइटी या उसकी जो तरबियत होती है उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से वो मुजरिम बनने पे मजबूर हो जाता है। आपके नज़दीक इस बात में कितनी रियलिटी है कि एज ए सोसाइटी या एज पेरेंट्स हमारे अंदर कोई ऐसे फ्लॉज हैं जो हम अपने बच्चों में, आगे आने वाली जनरेशन के अंदर माँ बाप इंस्टिल करते हैं, सोसाइटी इंस्टिल करती है, जिसकी वजह से वो बड़े होके वो कोई ग्रूसम क्राइम कमिट करते हैं। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मॉरल जो आपकी वैल्यूज हैं, यस, अगर आपके बच्चों की ट्रेनिंग में, बच्चों की एजुकेशन में, आपके फैमिली सिस्टम में मॉरल वैल्यूज की कदर मौजूद नहीं है, जो खानदान का एक रख रखाव होता है, एक तर्ज अमल होता है, अगर उसको वायलेट करते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो क्रिमिनल है, उसके अंदर इंस्टिंक्ट मौजूद है। वायलेशन की इंस्टिंक्ट बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हम ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, हमारी इब्तदा ट्रैफिक वायलेशन से होती है। हम पैदल चलते हुए ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, साइकिलिंग करते हुए वायलेट करते हैं, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को वायलेट करते हैं, फिर आगे सिग्नल्स की वायलेशंस आ जाती हैं। तो ये बतदरीज स्कूल लेवल से जब बच्चा माशरे में कदम रखता है, उसकी दोस्तियां, उसके फेलोज, वो डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग बुनियादी तौर पे किसी भी बच्चे की ग्रूमिंग में, ब्रॉटअप में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा, आप उसे प्रॉपर मॉनिटरिंग, हमारे दौर में से आप, यू आर जेन जी, आई गेस यू आर ओके। अब जेन जी जो है, जेन जी तो बिल्कुल मादर पिदर आजाद है। उनके ना आप स्कूल बैग्स चेक कर सकते हैं, ना आप उनकी पर्सनल जो यूटिलिटी की है वो नहीं आप चेक कर सकते। मदर इज नॉट एट ऑल अलाउड एंड द फादर तो बिल्कुल ही बहुत दूर है कि आपने अगर उसकी कबर्ड को या उसके ड्रॉर को या उसके बैग को, उसके पर्सनल
यूटिलिटीज को अगर आपने टच भी कर दिया है तो यू आर अ क्रिमिनल। और ये हमने उनको बाकायदा ये सिखा दिया है कि योर प्रिवेसी मैटर्स अ लॉट, विच इज नॉट एट ऑल। 100% राइट। बच्चों की कोई प्रिवेसी नहीं है अनटिल वो अडल्ट हो जाएं, वो एज ऑफ 18 और अकॉर्डिंग टू मी 21। हमारे तो एडोलेंस की एक एज आपने मुकर्रर कर दी कि 18 ईयर्स का जो है वो बालिग हो गया और वो पढ़ा लिखा हो गया। नो, मेरे नजदीक इट इज 21। तो 21 साल की उम्र तक अगर बेटी की या बेटे की सुबह, बेटे की शाम, बेटी की सुबह, बेटी की शाम, उसकी आउटगोइंग, उसकी इनकमिंग अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे तो वो इसमें 90% चांसेस हैं कि वो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए विच इज आज के इस दौर में, इस जदीद दौर में वो क्राइम ही ना समझा जा रहा हो। वो आगे चल के फिर आपको बड़ा क्रिमिनल बना देता है, जिसमें फ्रेंड्स के मर्डर। जी बिल्कुल, और बहुत सुने भी हैं ऐसी चीजें। फिर एसिड फेंका जाना, स्टैबिंग, छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप्स, हुकअप्स, मूव ऑन्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये अल्टीमेट एंड इसका क्राइम है। तो मैंने अपने करियर में जितना लर्न किया है, मेरे नजदीक पढ़ा लिखा होना, किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करना इस चीज की गारंटी नहीं है कि ये क्रिमिनल नहीं हो सकता। Exactly. नहीं, आपने बहुत डरा देने वाली थोड़ी सी बात की है, क्योंकि मेरे अपनी भी बेटियां छोटी हैं और एज अ मदर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ उनके बारे में, क्योंकि हम उनको किस माशरे में बड़ा कर रहे हैं। अभी तो बहुत छोटी हैं, लेकिन आई रियली प्लान टू गो ऑन विद देम विद एवरीवेयर दे गो। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा उनकी प्राइवेसी को करेगी चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाला दौर शर से भरा है। कट करता हूं, देयर इज नो प्राइवेसी, बिकॉज़ इन द एंड आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। फादर और बच्चे, कोई प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी सिर्फ और सिर्फ आपका रेस्ट रूम है, वो भी आफ्टर द एज ऑफ 10। 10 साल की उम्र के बाद उसे आप एक प्राइवेट रूम डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो बाबर साहब, जिससे आपने बात की थी अभी के, मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान सुना था कि आपने टेररिस्ट को भी इंटेरोगेट किया हुआ है। अच्छा, एक आम मुजरिम जिसने कत्ल किया है, जो गैंग्स चला रहा है, डकैती करता है ऑन अ डेली बेसिस, और जहाँ एक टेररिस्ट है, क्योंकि जो आम क्रिमिनल है उसको मौत का डर होगा डेफिनेटली, लेकिन शायद जो एक टेररिस्ट है वो मरने से नहीं डरता, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तो आता ही मरने हैं। तो आपने क्योंकि बहुत सारी दोनों को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, एक रेगुलर क्रिमिनल को भी और एक टेररिस्ट को भी, उनमें क्या डिफरेंस है? वैसे अगर आप हकीकत की जाने बढ़ें, मैंने किसी भी टेररिस्ट में ये नहीं देखा कि इसे मौत का खौफ नहीं था। एक मोटिवेशन होती है, एक ब्रेन वॉशिंग होती है, एक प्रिपरेशन होती है। जब भी किसी, देखिए टेररिस्ट ना दो तरह के हैं। एक वो टेररिस्ट है जिसे हम कह सकते हैं कि वो सेक्टेरियन टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जिसे हम मजहबी जुनूनी कहते हैं। और दूसरा है जो स्टेट के अगेंस्ट टेररिस्ट। ठीक है, हमारे मुल्क में दोनों मौजूद हैं, सेक्टेरियन भी है और स्टेट के अगेंस्ट जो टेररिज्म हो रहा है, दोनों मौजूद। ठीक है, दोनों को कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। ओके। और वो जो मोटिवेशन है वो कोई एक दिन की मोटिवेशन नहीं होती, इट टेक्स टाइम। जो स्टेट के अगेंस्ट टेररिज्म की हैं लोग, जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनकी मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट होती है कि हमें हमारे हुकूक छीन लिए गए। वी आर द सप्रेस्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। हमें हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने का हक नहीं दिया गया। तो ये फिर उनका जो ब्रॉटअप है वो ग्रेजुअली 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 20 साल लगते हैं, 20 से 25 साल उनकी मोटिवेशन में, फिर वो उनको एक टेररिस्ट बनाने में। वेयर एज जो सेक्टेरियन टेररिज्म है वो चाइल्डहुड से
आपको देखिए, इंसान बुनियादी तौर पे लालच को लेके पैदा हुआ है। वो खा कोई भी मजहब आप ले लें, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, आप किसी भी मजहब और मिल्लत की तरफ चले जाएं तो लालच और खौफ दो चीजें इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं मजहब को लेके। अब मैं आ जाता हूं दीन पे, इस्लाम पे। जन्नत का लालच, जहन्नम का खौफ, ये आपकी सरिश्त में, आपके जात में ऐसे शामिल है जैसे आपकी रगों में खून दौड़ रहा है। आप सांस ले रहे हैं, विच इज नेसेसरी टू लिव। एट द सेम टाइम जहन्नम का खौफ और जन्नत का लालच आपके साथ चल रहा है। तो वो जो सेक्टेरियन टेररिज्म में इन्वॉल्व लोग होते हैं, उनको जन्नत का लालच और दुनिया के उन लोगों के साथ जिंदगी गुजारने से जहन्नम का खौफ कि ये जो लोग जिनके अगेंस्ट आप ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये जहन्नुमी है, इनका मुकद्दर जहन्नम है। तो क्या तुम जहन्नुमी लोगों के साथ जाना चाहोगे? क्या तुम अपना शुमार जहन्नुमी लोगों में करना चाहोगे? यकीनन कोई नहीं करना चाहेगा। तो एक 5 साल के बच्चे को 6 साल, 7 साल, 8 साल और फिर 13-14 साल की उम्र तक अगर डेली बेसिस पे मेंटली तैयार कर दिया जाए कि तुम्हारी वेलकम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम लोगों के लिए एक महबूब हैसियत रखते हैं। कोई भी कैसा भी हो, अगर वो एथिस्ट नहीं है, अगर वो किसी दूसरे मजहब से नहीं है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं, तो फिर मुसलमान की हद तक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रेड लाइन है। उनकी मोहब्बत में हम कुछ भी कर गुजरेंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। तो एक बच्चे को तैयार किया जाता है कि आप वो सिपा सालार बनने जा रहे हैं, आप काफिले के वो सरबराह बनने जा रहे हैं जो हमारा इस्तकबाल करेगा जन्नत में। तो तुम इतनी मखलूक, ये जो तुम्हारे साथ ही बैठे हुए हैं, इनके लिए जन्नत का सबब हो तुम, और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी तुम जन्नत का सबब हो। एक तो ये हो गया, उसे मोटिवेट किया जाता है, साइकोलॉजिकली तैयार किया जाता है। और दूसरे, पैसे का लालच। ऐसा भी तजुर्बा है कि मासूम बच्चों को पैसे के एवज, फैमिली की प्रोटेक्शन के एवज, फैमिली की वेलबींग के एवज खरीद लिया गया और अपने जत्थे में शुमार कर लिया गया। और अब जो बात मैं बताने लगा हूं आपको, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने इंटरोगेट किया है और डिग आउट किया है, फैक्ट्स निकालने की कोशिश की है, टेररिस्ट का कोई दीन नहीं होता। टेररिस्ट का दीन टेररिज्म है, वो मुसलमान नहीं है। इवन वो किसी भी मजहब व मिल्लत से है, वो उस मजहब व मिल्लत का है ही नहीं। उसका दीन, उसका ईमान, उसका मजहब टेररिज्म है। वापस आ जाता हूं आपके सवाल पे, खौफ। मैंने जितने भी टेररिस्ट इंटरोगेट किए हैं, अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटी सर अंजाम देने से पहले अप्रीहेंड हो गया, या बाज़ औक़ात कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल कर देते हैं, कहीं पे बॉम्ब, रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब्स इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वहां से राहे फरार इख्तियार करते हैं, वो लोग जब भी पकड़े गए हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि उन्हें मौत का खौफ नहीं था। अच्छा। मौत का खौफ उन्हें भी एक आम क्रिमिनल जैसा ही रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि टेररिस्ट को कहीं ना कहीं ये खौफ जरूर होता है कि शायद मैं मार दिया जाऊंगा। तो मैंने कभी भी रात की नींद पुरसुकून लेते हुए नहीं देखा, अनटिल अनलेस वो वाला टेररिस्ट जिसको बचपन से तैयार किया गया कि तुमने मरते ही जन्नत में जाना है और हमारा इस्तकबाल करना है, तो मौत का खौफ है। कोई ऐसी बात नहीं है, वो फियरलेस नहीं होते। फियर होता है, बट फियर के साथ इंटेरोगेशन नहीं हो सकती। जाहिर, उसके लिए तो बहुत जिगरा चाहिए। आप किसी की भी तफ्तीश उसको खौफजदा करके या उसे मौत का खौफ दिला के नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये एक स्किल है, इंटेरोगेशन एक साइंस है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन हैं, आप एक
आई स्पेशलिस्ट हैं, तो इंटरोगेशन policing is completely scientific and it is the highest grade science. सो जिस तरह अभी आपने खौफ की बात की है, मेरा अगला सवाल खौफ से रिलेटेड है, क्योंकि हर इंसान के अंदर खौफ, उसके अंदर एक खौफ होता है, बाहर होना हो अंदर ज़रूर होता है। तो आपने ज़िंदगी में बहुत सी इंटेरोगेशंस की हैं, कोई ऐसी इंटेरोगेशन जिसने वाकई में आपकी रातों की नींद भगा दी हो? ये सवालात मुझे बहुत से लोगों ने किए हैं। देखें, कोई इंसान, हमें एक हमारा टेस्ट था, उस टेस्ट में जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं ओके। वो सवाल करते हैं, और अक्सर ये सवाल किया जाता है फोर्सेस से मुताल्लिका लोगों को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मुताल्लिका लोग होते हैं, कि क्या आपको डर लगता है? तो बहुत से लोग, बल्कि ज़्यादा तादाद, 1 या 2% मुझ जैसे, ये दूसरा जवाब देते हैं, वेर एज 97-98% अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं कि जी हमें तो खौफ नहीं आता, हम तो डरते ही नहीं है, डर तो हमारे करीब से नहीं गुजरा। तो अगला सवाल जो साइकेट्रिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, उसका सवाल होता है कि जी आप अपनी गाड़ी लॉक करते हैं? तो आप यकीनन अपनी गाड़ी लॉक करते हैं। जी क्यों करते हैं? ताकि हम, डर लगता है ना हाँ, कि बाहर से आना जाए, डर लगता है गाड़ी चोरी हो जाएगी। आप अपना दरवाजा क्यों लॉक करते हैं? ताकि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। तो वो क्रॉस लग जाता है, वो फेल हो जाता है। तो जवाब ये है कि खौफ बिल्कुल होता है, लेकिन खौफ की नौयत है। क्रिमिनल से कभी खौफ नहीं आया, अलबत्ता ड्यूरिंग क्रॉस फायरिंग, जब आमने सामने फायरिंग हो रही हो और उसमें आपको कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें या आप जख्मी हो जाएं या आपका कोई साथी जख्मी हो जाए, तो फिर एक खौफ यकीनन जन्म लेता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर, मेरे नज़दीक, अगर पैनिक हो जाता है तो वो फिर कहीं सेल्स मैनेजर होना चाहिए, वो पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। पुलिस ऑफिसर को पैनिक नहीं होना। जिस खौफ का आप जिक्र कर रही हैं वो पैनिक है। पुलिस ऑफिसर को बड़ा काम, बहुत कूल, औसान खता ना करने वाला, क्योंकि औसान खता हो जाना मौत है। जब आप खौफ में मुब्तला हो गए तो फिर आप डर गए तो मर गए। लिहाजा ऐसा खौफ लाइफ में कभी नहीं आया। अपने आप को बचाने वाला खौफ यकीनन होता है कि गोलियों का सामना है, आपने दीवार की ओट लेनी है, आपने गाड़ी के पीछे छुप के अपने आप को बचाना है, या आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी है, आपने अपने गैजेट्स कंप्लीट, अपने सेफ्टी किट जो है वो आपने पहननी है। इस तरह के खौफ यकीनन रहे, अदरवाइज डरने वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ाई वाली नहीं है। डर नहीं लगा कभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी इबादत है। लोग शायद ये सुनना पसंद नहीं करते कि ये इबादत है, बिल्कुल, कि किसी भी पुलिस, जी इबादत है। तो आपके लिए शायद बिल्कुल नया होगा, बच्चे हैं, कुरान की तरफ रग़बत भी बहुत कम है। ये वो वाहिद इंस्टीट्यूशन है, ये वो वाहिद अदारा है जिसे पुलिस कहते हैं, विच इज रिटन इन द कुरान, जिसको हम बोलते हैं पुलिस, लेकिन वर्ड इसके लिए यूज हुआ है ना कुरान में, मेरे मुसैतिर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये मुसैतिर जो है ना, दारोगा, थानेदार, इसका जिक्र कुरान पाक में है। तो जो ड्यूटीज जो मैंने लर्न किया है, मैंने ये लर्न किया है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकवा किया खालिक के कायनात से कि मैंने तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आइन, आपकी जिंदगी गुजारने की जो एक राह थी वो लोगों को बता दी, किताब पहुंचा दी, अमल नहीं कर रहे। तो वहां पे अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल की थी कि नबी परेशान नहीं होना, लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, आप दरोगा नहीं है, आपने अपनी ड्यूटी कर दी, किताब पहुंचा दी। इट मीन्स कि अल्लाह के ये खाते में वो जो एक जिंदगी का
मामला अल्लाह पाक तैयार किए हुए था, उसमें मुसैतिर वॉज देयर, जिसने अल्लाह के बनाए हुए कानून पे लोगों से अमल करवाना था। तो आप कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? आप अल्लाह की दी हुई एक ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं जो बराह रास्त खालिक, मालिक और आपके दरमियान एक ब्रिज है, विच इज मुसैतिर। तो डर नहीं लगा कभी, खौफ नहीं आया। खौफ इस हद तक ही रहा कि आप कहीं पे आमने सामने हैं और आपको कोई शेल्टर नहीं मिल रहा, तो फिर यकीनन कुछ लम्हे के लिए आप कलमा तैयबा का विर्द कर लेते हैं। बिल्कुल, स्पेशली उस सिचुएशन के दौरान जब यस मुकाबलाबाजी हो रही है। थ्रेट्स बहुत हैं लाइफ में, आज भी हैं, थ्रेट्स खत्म नहीं होती। पुलिस ऑफिसर जिसने क्राइम फाइटिंग की है, वो पुलिस ऑफिसर जिसने, मेरे क्रेडिट पे कोई मोर देन 7,000 क्रिमिनल्स होंगे जिनको मैंने जेल भिजवाया, तो क्या वो वहां बैठ के मेरे लिए नवाफिल अदा कर रहे हैं? जो बेल आउट होके आ गए हैं, क्या वो मेरे लिए कहीं शीरी महल से मिठाइयां तैयार करवा रहे हैं? तो क्या कभी जिन मुजरिमों को आपने जेल भेजा उसमें से बहुत से खतरनाक मुलजिम भी होंगे, तो क्या उन्होंने कभी आपको थ्रेटन करने को या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? या अल्लाह का शुक्र है, गैंगस्टर्स की तरफ से, जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स मुख्तलिफ औकात में मिलती रही हैं। वो अब बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ क्राइम एनालिस्ट, वो आज भी मिल रही हैं। तो आपको डर लगता है उससे? चलिए, अपने लिए तो डर नहीं लगता होगा, लेकिन बच्चों के लिए, फैमिली के लिए डर लगता है, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप जब आप पुलिस में आते हो, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। डर इसलिए नहीं लगता कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हादसा हो सकता है, बिल्कुल, मौत आ सकती है। तो ये तो अगर इस तरह की कोई हालत होगी, कुछ ऐसी सूरत हो जाएगी, तो वो तो अब अरशद शरीफ का नाम अगर लूं जी, तो मेरे ख्याल में जब तक जर्नलिज्म मौजूद है, अरशद शरीफ बीइंग अ जर्नलिस्ट सबके दिलों में, सबके जहनों में मौजूद रहेगा। और यही जिंदगी है। खामोश हो जाना, छुप जाना, ये कोई जिंदगी नहीं है। जमाने के सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहना, यही लाइफ है। वरना तो वो किसी ने कहा था कि सुकून तो कब्र में मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। सो बाबर साहब, आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि आप क्राइम सीन इंचार्ज भी रह चुके हैं, आप उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर चुके हैं। अच्छा, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं, क्राइम सीन है, बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, ब्लड हर जगह से ड्रिप हो रहा है, उन्होंने वो एक पट्टी सी लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि क्राइम सीन डू नॉट एंटर। असल ज़िंदगी में क्राइम सीन क्या है? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। क्या होता है, आप थोड़ा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें। यहाँ पे आपको दो तरह के क्राइम सीन्स, एक कहीं मर्डर क्राइम सीन है और एक रॉबरी या डेकॉइटी का क्राइम सीन है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्राइम सीन्स हैं, लेकिन क्राइम सीन से एविडेंस मयसर आती है, वो खा मर्डर की क्राइम सीन हो या रॉबरी और डेकॉइटी का क्राइम सीन, वहां से आपको एविडेंस मिलती है। तो आप किस क्राइम सीन को पसंद करेंगी कि वो आपको मैं एलैबोरेट करूं? मतलब ऐसा जो आपको आज तक ना भूला हो, वो ऐसा विक्टिम या वो ऐसा क्राइम सीन मेरा जो अभी तक आपको याद रहा हो। मेरा चूंकि फील्ड रहा ही यही है। आप खौफनाक क्राइम सीन सुनना चाह रही हैं? हाँ, जिसे मतलब सुन के मुझे जरा एक रात के लिए तो डर लगे। नहीं, जिसे सुन के कम से कम लोगों को कोई सबक हासिल हो। Exactly, that could also be done. मेरी पोस्टिंग सीआईए में थी, तो एक कॉल मिलती है कि माली को, चौकीदार को, एक घर खाली है और वहाँ पे सिर्फ मुलाजिम मौजूद हैं, जो घर के मकी हैं वो कहीं आउट स्टेशन गए हुए हैं। तो जो लॉबी है, लॉबी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो वरांडा से, वो विंडो है लॉबी की, या उसे आप लाउंज कह लीजिए,
ड्राइंग रूम कह लीजिए, और वो डेड बॉडी सामने नज़र आ रही है। और डेड बॉडी जो है वो इतनी भयानक हालत में नज़र आ रही है कि इट्स ऑल ब्लडी एंड द विक्टिम इज नेकेड। तो इत्तेफाक से मैं बहुत करीब था, आई वॉजंट ऑन ड्यूटी, मैं उस पर्टिकुलर काम के लिए ड्यूटी पे मौजूद नहीं था, मैं आई वॉज जस्ट अ पासर बाय। तो एरिया ऑफ वर्किंग वही था, उसी एरिया का मैं सीआईए ऑफिसर था। तो मैंने फौरी तौर पे वहाँ, आई वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। लोकल पुलिस मुझसे बाद में पहुंची, आप सबसे पहले मैं पहुंचे? सबसे पहले वहाँ पहुंच गया, और मेरे साथ एक मेरा सबॉर्डिनेट था, आई डोंट रिमेंबर वो हेड कांस्टेबल था या कांस्टेबल था, मेरे ख्याल में हेड कांस्टेबल होगा। हम उस घर के अंदर गेट, जैसे घरों के गेट होते हैं खुल जाने वाले, वो गेट जिसके ऊपर ऐसे करके एक लॉक लगा होता है, वो ब्लैक कलर का गेट था, और अंदर दो लोग पहले से मौजूद थे लॉन में खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने कॉल वगैरह की होगी, वो हमसाए थे। मैं भी गेट के अंदर चला गया, उनसे जाके मिला, उन्होंने कहा जी आए दिखाते हैं आपको। तो सामने खिड़की में एक डेड बॉडी थी। उस लड़की की एज होगी कोई 19 साल, यंग गर्ल। अब हमें इंतज़ार करना था कि लोकल पुलिस आ जाए और फिर पूरी तैयारी के साथ हम क्राइम सीन को विजिट करें। लेकिन मैंने अपने तौर पे वो सारा जो उसका लॉन, उसका बैकयार्ड, ये सारा कुछ जो था ये देखा। मुझे कोई ऐसी एज सच कोई महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों की कोई भगदड़ या कुछ इस तरह की सूरत हाल। अलबत्ता जो पीछे किचन था, किचन के बिल्कुल सामने सर्वेंट क्वार्टर था। सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था। सर्वेंट क्वार्टर के सामने एक चूल्हा था, और बाहर और इस तरह से जैसे मुलाजमों के बर्तन होते हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें थीं। उनको देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुलाजिम जो हैं वो यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद नहीं है, और घर के मुलाजिम नहीं है, मीन्स कि वो घर के अंदर मौजूद है, और ये डेड बॉडी मुलाजमा की हो सकती है। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। वो एक प्रोटोकॉल है कि लोकल पुलिस जो है उसे पहले मौका फराहम किया जाता है कि वो उस क्राइम सीन को आके सिक्योर करें। वही वो जो आप वाली बात है, वो टेप लगी होती है, डू नॉट क्रॉस द लाइन, तो वो आके इसको सिक्योर करें। फिर जो फॉरेंसिक्स वाले और ये सब टीमें आएंगी और उन्होंने आके वहां पे कलेक्ट करनी है एविडेंस। लोकल पुलिस आ गई, मैं, मेरा वो सबॉर्डिनेट, लोकल पुलिस का ऑफिसर और एक हमसाया, एक जिसने कॉल की थी। वो जरूरी था, घर के अंदर आपने एंटर होना है तो किसी एक ऐसे शख्स को, लोकल को, किसी सिविलियन को जो उस प्रेमिसेस से मुतल्लिका ना भी हो तो उसके करीब तरीन हो, या उस एरिया का कोई काउंसलर हो, या वहां का कोई इमाम मस्जिद हो, या कोई सोशल वर्कर हो जिसका उस विसिनिटी से ताल्लुक हो, उसे साथ रखना जरूरी होता है, क्योंकि पुलिस में बादजा इल्जामात भी बहुत लगे जाते हैं। खैर उसे हमने साथ लिया। लॉबी में वो किचन क्रॉस करके सामने इट वाज डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के सामने वो थी लाउंज, जहां पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सबसे पहला काम तो हमने ये किया, ब्लड था, उसके बाल जो थे वो ऐसे थे जैसे किसी ने पकड़ के यूं लंबे कर दिए, लेकिन वो घसीटी भी नहीं थी। वो उसकी जो हालत थी उस बच्ची की, उसे आप ये कह सकते हैं कि वो देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके साथ रेप हो रहा था। उसकी डेड बॉडी, नेकेड डेड बॉडी ऐसे थी, बाल उसके पीछे को थे और वो भी सारे ब्लडी थे, और उसकी स्लिट किया हुआ था थ्रोट। इट वाजंट स्लिट, इट वाज कट विद सम वेपन और व्हाटएवर, जो बाद में पता चल गया कि वो बड़ा ही ना अजीबो गरीब सा कटा हुआ था। शार्प एज्ड वेपन नहीं था, उसका ब्लंट टाइप वो वेपन था, शार्प एंड ब्लंट मिक्सचर था। वो बाद में पता चला क्या था। अब उसको हमने देख लिया। उस पर मैंने सबसे पहले, मैंने भी और वो जो साथ था, हमने एक सामने बेडरूम था, उससे एक चादर ली, बेडशीट, और वो
कवर किया। उसको हमने कवर कर दिया। अब हम क्राइम सीन को विजिट करने लग गए कि जो जो चीज़ें सिक्योर करनी थी, किसी के आगे चेयर रख दी, बच्ची के आगे भी चेयर रख दी, ताकि लोग अभी आना शुरू हो जाएंगे, मीडिया आना शुरू हो जाएगा, लोग फिर ये सारा डिस्टर्ब कर देंगे। नहीं रुकता मीडिया, जनरल पब्लिक भी नहीं रुकती, रिश्तेदार आ जाएं वो नहीं रुकते। सबसे बड़ा ये इशू होता है, वो सब भगदड़ मचा देते हैं। उसे सिक्योर किया और कॉरिडोर थी जहां पे सामने मेन एंट्रेंस थी, वो बंद थी। किचन का दरवाजा खुला होना ये साबित कर रहा था कि फोर्स एंट्री नहीं है। ये एंट्री जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड एंट्री है, और जो भी यहां आया है वो मुतल्लिका था जिसके लिए दरवाजा खोला गया। दूसरी सूरत यह थी कि ये लोग काम में मसरूफ थे, किचन का दरवाजा खुला हुआ था एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कोई एंटर हो गया। दो सूरतें हो गई। खैर, अब हम जब उस कॉरिडोर में जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है। उस बेडरूम की तरफ देखते हैं तो वहां पे कोई 70s की एज में एक बूढ़ी खातून की डेड बॉडी है, और वो बेड सारा ब्लडी है। हैरान कुन मामला बन गया, बल्कि संगीन तरीन मामला बन गया, परेशान कुन मामला बन गया कि डबल मर्डर हो गया। एक नहीं दो दो कत्ल है। इसके बाद हमने जब उस रूम को देखा, वहां पे जो कि कोई एविडेंस मिले, कुछ चीज मिले, उसे सिक्योर किया, तो देखते हैं कि बेड की दूसरी साइड पे नीचे एक डेड बॉडी और है। तो ये 3 डेड बॉडीज एट द सेम टाइम उस घर में मौजूद थी। एक बेडरूम में 2 डेड बॉडीज, और जो तीसरी डेड बॉडी थी वो कोई 40s 45, वो भी औरत थी। वो भी औरत थी। तीनों खवातीन थी। अवलीन सतह पे ये पता चल गया कि ये तीनों मुलाजमाएं हैं। घर वाले घर नहीं है, एंड दे वर एंजॉयिंग द फैसिलिटीज ऑफ दैट फैमिली, उस घर के बाथरूम और किचन, एंड दे वर एंजॉयिंग इट। लड़की ने, इसको मैं इन्वेस्टिगेशन को शॉर्ट कर देता हूं, फॉरेंसिक्स ने अपने सारे सबूत इकट्ठे किए और क्राइम सीन पे जो जो कुछ चाहिए था, टीमें आ गई, फोटोग्राफ्स हो गए, ब्लड के जो जो चीज़ें कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट हो गई। मतलब जो फॉरेंसिक्स ने जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी थी वो कलेक्ट हो गई। लोगों के हम लोगों ने स्टेटमेंट्स ले ली, कैसे पता चला, क्यों पता चला, किसने पहले देखा, कौन, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर उनका एक और जानने वाला करीबी मालियों का काम करता था, उसको बुलवाया गया। उससे जो इनिशियल इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा जी कि ये बच्ची का रिश्ता हमारे एक अजीज हैं उनकी तरफ था। वो वट्टा सट्टा आप समझते हैं, एक बच्ची ले लो, दूसरी बच्ची ले लो, इस तरह से। तो वो इनकार हो गया था, तो वो बच्ची को भी तलाक हो गई। तो इस बच्ची के रिश्ते से इनकार हुआ, तो वो बच्ची अपने घर बैठी, तो वो ये दुश्मनी है। ठीक है। तो जो लोकल पुलिस है उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। हमें वहीं लोकल से जो राइट लेफ्ट के मुलाजिम थे उनसे पता चला कि यहाँ पे ये लोग पिछले 15 दिन से यहाँ नहीं है। अच्छा। फैमिली को मरी शरी गए हुए थे, या पता नहीं नथिया गली कहीं इस तरह से। तो इससे पहले भी ये जो लड़की है, ये लड़की ठीक नहीं है। इसको यहाँ पे कम से कम 2 लोगों को तो हम विटनेस कर चुके हैं जो आते जाते रहते हैं, जो यहाँ आते जाते रहते हैं। अब वो लड़की से मिलने आते हैं या लड़की की वालदा से मिलने आते हैं, ये नहीं हमें पता। एक वेस्पा स्कूटर पे आता है, वो नौजवान लड़का है, बाउमर 25-26 साल, और एक मोटरसाइकिल पे आता है, उसकी एज तकरीबन 45 के करीब है। अब मजीद इस पे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जी ये यहां पे आने से पहले गुलबर्ग के एरिया में फिरदौस मार्केट एक एरिया है, उसके करीब तरीन इनका पहले घर हुआ करता था। वहां पे ये एक क्वार्टर में रहते थे और उस एरिया में बहुत से घरों में काम करते थे। ठीक है, ठीक हो गया, चल फिर के फौरी तौर पे। अब सीआईए का जो तफ्तीश का तरीका होता है ना जी, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोकल पुलिस का डिफरेंट होता है। लोकल पुलिस ने वो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बातें पता चली, रिश्तेदारी का वो टूट जाना और वो शादी का, वो उस तरफ चल पड़े। उकाड़ा के रहने वाली ये फैमिली थी, हवेली साइड की,
कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया उन्होंने, को 5-7 लोगों को गिरफ्तार करके ले आए और उनसे वो अपनी तफ्तीश करते रहे। वेयरएज हम दूसरी तरफ चल पड़े। इन वो डेप्थ। वो टिप भी मिली ना कि कुड़ी नहीं ठीक। जब हम फिरदौस मार्केट गए तो पता चला कि कसाई है एक, ओके। उन फैमिली बिजनेस है उनका, हो। सिरी पाए ये सारा उनका बिजनेस है। तो वो लड़का तो नहीं, अब उसको आप कह सकते, जब वो कभी लड़का हुआ करता होगा तो जो ये बच्ची मरने वाली जो है, इसकी मदर तब नौजवान थी, हो। तो वो उसके मदर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ठीक ठीक ठीक। आप अच्छे ताल्लुकात को आप I समझ understand, लीजिए। of course. उसके बाद वो बंदा जो था वो, और ये यहां से निकाले गए थे अपनी, जहां पहले गुलबर्ग जहां में गुलबर्ग में ये रह रहे से थे, निकाले गए थे। वहां से निकाले गए थे इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हमने उस बंदे को ट्रेस किया। ठीक हो गया। जब उसे ट्रेस किया तो वो घर पे नहीं था, पता चला जी वो कहीं गया हुआ है। ठीक है। एक दिन गुजर गया, वापस नहीं आ रहा, कंफर्म हो गया कि यही है, कि यही है। चौथे दिन उसको हमने, एक लाहौर का इलाका है सदर बाजार, जी जी, वहां से अरेस्ट कर लिया। वो अपने कजन की तरफ जाके छुपा हुआ था। खौफ, अंदर से जो खौफ होता है वो उसके मौजूद था। काम बहुत बड़ा कर बैठा था, ट्रिपल मर्डर। अब यहां पे ये जो लेसन है आपके व्यूअर्स के लिए, वो यहां से स्टार्ट होता है। ये जो बंदा था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इलिसिट रिलेशंस थे मदर के साथ। जब बेटी जवान हो गई तो वो ट्रांसफर हो गए बेटी पे। अब बेटी की एज है 19 साल और ये जो शख्स है इसकी एज है 42-43। समझ रहे? बेटी के भी कुछ ख्वाब हैं जो अंदर से जन्म ले रहे हैं, और उसने अपने एक हम उम्र कुछ 24 साल नौजवान के साथ, जो दल्ले फ्लैट्स हैं लियाकताबाद के इलाका में, मॉडल टाउन के पास, जो वहां का रहने वाला था, बिलियर्ड्स वगैरह और ये वीडियो गेम्स वगैरह का बिजनेस करता था। वो भी खिलाता पिलाता था, चरगे, बर्गर, सैंडविच, और वो जो कसाई था वो भी खिलाता पिलाता था। वो जो कसाई था उसको उसकी खामखा की गैरत जाग उठी। उसको ये पता चल गया इंटेरोगेशन के दौरान, ये सारी चीजें सामने आ गई कि जी साडे कोलों बर्दाश्त नहीं होया कि खान मैनू ते तलक किते होर ते मां रली है। अब मां को उन्होंने कत्ल नहीं करना था, वो जो दूसरी बुढ़िया थी वो नानी थी, उसको भी मर्डर नहीं करना था। हादसा ये हुआ कि टाइम सेट हुआ, वो रात को आया 2 और 3 बजे के दरमियान, और वो बदला लेने के लिए आया। बदला क्या लेना था, ये दिस इज द लेसन, कि वो अपने साथ 3 और लोगों को लेके आया, उसको रेप करना था। So that was a gang rape. अब दैट वाज द गैंग रेप हुआ नहीं, हालात बदल गए। रेप उसने कंसेंट, वो जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो भी कुछ था वो हुआ, वो हो रहा था। उसके बाद का प्लान था फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इन 4 लोगों ने उसको रेप करना था और फिर उसके बाद उसका गला दबा के उसको मार देना था। वजह कि वो एक और नौजवान के साथ, अपने हम उम्र नौजवान के साथ इन्वॉल्व थी। कैसी गैरत, कहां की गैरत? तुम पहले मां के साथ तुम्हारे नाजायज मरासम थे, फिर तुम्हारी बेटी के साथ नाजायज मरासम हो गए, और वो तुम्हारी कौन सी बीवी थी या तुम्हारी बहन थी कि तुम्हारी गैरत जाग उठी? इलिसिट रिलेशंस, नाजायज मरासम जब आप हराम करते हैं तो हराम में कहीं ना कहीं जुर्म जन्म लेता है। ऐन उस वक्त कि जब ये एक्सरसाइज हो रही थी तो एक शख्स, ये 3 बाहर बैठे हुए हैं सर्वेंट क्वार्टर की चारपाई पे, तो एक देखने के लिए, सीन को ऑब्जर्व करने के लिए अंदर आता है। वो देखता है, इनको देख के वो आगे घर का जायजा ले रहा है। और उसकी नीयत खराब हो जाती है। बेड पे सोई हुई खातून जिसकी उम्र 42 साल है,
जो उसकी माँ थी, जो उसकी माँ लड़की की माँ थी। वहां पे शायद कोई आहट हुई या नानी जो थी, क्योंकि ये दोनों को उस लौंडिया ने, मैं यहां पे आई एम सॉरी टू से, ये बड़ा इखलाक से गिरा हुआ लफ्ज है, उसने अपनी मां को भी 81 की टैबलेट्स दी हुई थी। 81 सुलाने 81, यस, 81 इज अ ड्रग में। विच इज, वो आपको उसको कहेंगे, वो स्लीपिंग पिल कह लें उसको। ओके ओके। और अपनी नानी को भी स्लीपिंग पिल्स दी हुई थी उस लड़की ने, उस बच्ची लड़की ने। ने। मुलाकात तय थी ना कि तुम रात के 2 बजे आ जाओगे, एंड घर खाली है, टीवी लगाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, जूस लेके आया वो और फ्रूट्स लेके आया वो, फिर वहां पे बर्गर भी मौजूद थे जो नहीं खाए हुए थे, बर्गर मौजूद थे जो नहीं खाए हुए थे। वो पूरी तैयारी से आया, जो जो कुछ उसके साथ तय हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम, लेकिन उसकी नीयत में फतूर था। लड़की ऐशो इशरत के जज्बे में सरशार थी। बिल्कुल। क्राइम, जब 2 क्राइम्स इकट्ठे हुए तो नतीजा 3 डेड बॉडीज का निकला। वो जब अंदर जाता है तो कुदरती तौर पे वो औरत की आंख खुल जाती है। शायद वो उसको खींचता है या क्या, कि बाहर क्या, वो खातून जागती है और वो शोर करती है, नानी भी जाग जाती है। बाहर जो 2 थे वो ये जब आवाज सुनते हैं वो भी, तो वो फौरी तौर पे बाहर एक, वो जिसे आप कई कहते हैं, कस्सी, जी, जी, जिससे घास, वो जमीन खोदते हैं, बिल्कुल। वो वहां पड़ी हुई थी, रंबा पड़ा हुआ था, द्रांति थी, वो कई उठा के अंदर एंटर होता है। ये जो है, ये बेहया नंबर 1, ये उसको दबोच लेता है लड़की को, जो वहीं पे वो दोनों, और वो जो तीसरा अंदर मौजूद है वो उस कस्सी से गर्दन काट देते हैं मां की, उसी कस्सी से गर्दन काट देते हैं नानी की। एंड एट द एंड, ये जिस लड़की को उसने दबोचा हुआ है, एक उनमें से उसके बाल पकड़ता है, उसकी गर्दन को खींचता है और उसकी भी गर्दन काट देता है। और ये 3 एट द सेम टाइम 3 लोगों की मौत हो जाती है। ये एक ऐसा सीन था जिसमें उस लड़की को बरहना देखने के बाद, मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूं सिंस चाइल्डहुड, किताब पढ़ता रहता हूं, किताब अल्लाह की भी पढ़ता रहता हूं और जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनको भी पढ़ता रहता हूं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है हमेशा कि किसी के राज को फाश ना करो, किसी के पर्दे को जो है वो नंगा मत करो, और पर्दे का हुक्म फरमाया कि पर्दा पोशी जरूरी है। वहां पे जब मैंने बीइंग अ यंग ऑफिसर वो डेड बॉडी देखी, नेकेड, और जिस हालत में वो थी वो मैं हालत बयान नहीं कर सकता। खुद हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको समझें कि इट वाज इन रेप की कंडीशन, इट्स कॉल्ड रिगर मॉर्टिस। ये एक टर्मिनोलॉजी है कि जिस एक्शन में होता है बंदा, वो उसी एक्शन में स्टैटिक हो जाता है, मौत वाक़या हो जाती है। तो जब मैंने उसको बरहना देखा, उसी लम्हे वो विटनेस है, वो जो वहां का वो जो हमसाया था और वो जो लोकल पुलिस का ऑफिसर था, कि मैंने आते उससे कहा, मैंने कहा ये लड़की जो है ना, ये अल्लाह को नाराज किया हुआ था इसने, वरना अल्लाह किसी का इस तरह से पर्दाफाश नहीं करता। ये नेकेड यहां पड़ी हुई है, बरहना, और दुनिया ने इसको देख लिया। कई लोग आए होंगे खिड़की में से देखने के लिए, उस वक्त तो 2 ही लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने देखा, फिर उनको बताया, फिर वो आए, वहां पे उसको नेकेड हालत में बहुत से लोग देख गए होंगे। तो वो जो उसका पर्दा था ना, उसका नेकेड वहां होना, ये मुझे बार बार मेरे स्ट्राइक कर रहा था, बैक ऑफ द माइंड स्ट्राइक कर रहा था कि इस लड़की में कोई ऐसा जुर्म छुपा हुआ है कि मेरे रब ने भी इसको माफ नहीं किया। तो ये था जी बड़ा भयानक क्राइम सीन, कि जिसमें एक डेड बॉडी के लिए आप जाते हैं और 3 मिनट से पहले अभी आपने पूरा क्राइम सीन सिक्योर भी नहीं किया होता, तो डेड बॉडी एक आपको बेड पे मिल जाती है। लेकिन आपने उसके लिए जो रेप का वर्ड यूज किया, दैट वाजंट रेप एक्चुअली, दैट वाज अ कंसेंशुअल एक्ट एक्ट था। मतलब रेप मैं इन द सेंस कह रहा हूं कि
जो उसकी हालत थी, कंडीशन थी, जिस कंडीशन में वो थी, वो रेप की कंडीशन थी। और जो मुजरिम थे वो पकड़े गए? जी, उनमें से एक नहीं पकड़ा गया था। एक नहीं वो पकड़ा बाद में फिर, चूंकि हमारा तो काम होता है इनिशियली इन्वेस्टिगेट किया और वो सारा कर करा के, जो उसमें एक नहीं पकड़ा गया था। वो जो अंदर आया था पहला बंदा, वो लाहौर से बिलोंग नहीं करता था। जो कसाई था? नहीं, वो कसाई का दोस्त। कसाई का दोस्त था। ये बाकी तो सारे पकड़े गए, लाहौर से बिलोंग करते थे, एक सदर बाजार से बिलोंग करता था, एक इधर मक्का कॉलोनी से, और वो जो मेन कल्प्रेट था वो भी मक्का कॉलोनी से था। बिल्कुल। इसमें हमने उसको भी शामिल तफ्तीश किया। वो जो लियाकताबाद का लड़का था, उस तक भी हम पहुंचे। ओके। उस तक हम पहले पहुंचे। ठीक ठीक। उसने बता दिया कि जनाब, मेरे तो 8 दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, मेरी बिल्कुल ताल्लुक है, मैं खिलाता पिलाता भी हूं, लेकिन साहब जी इत्थे होर भी बंदा आंदा है, और उन्होंने मेरा पता भी लग गया होया कि मैं इत्थे आना। तो वो साहब जी बड़ा जरा ना उसकी शक्ल भी इहो जी है, मैं तो पिछले 8 दिन से खौफ के मारे यहाँ आए ही नहीं हूं। वो एक बंदा नहीं पकड़ा गया जो पहले जिसने एंट्री ली थी, जहां से ये सारे का सारा हंगामा पैदा हुआ। वो लाहौर से बिलोंग नहीं करता था, वो कहीं मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, पंजाब के कहीं किसी एरिया का रहने वाला था। हमने कोशिश की 15-20 दिन, महीना भर लगे रहे, लेकिन वो फिर और बहुत से केसेस होते हैं। 3 लोग पकड़े गए थे, हमारा चालान जो था वो कंप्लीट था, जो मेन कल्प्रेट्स वो पकड़े गए थे। तो दिस वाज शॉकिंग। और एट दैट टाइम मैं भी एक यंग ऑफिसर था, तो ये मेरे दिमाग में आज भी वो क्राइम सीन मौजूद है, वो मेरे जहन से नहीं हटता, मौजूद है। कुछ चीजें होती हैं सारी जिंदगी की कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती हैं, और इसी तरह के बेशुमार दे जाती हैं। इस तरह के बेशुमार क्राइम सीन्स हैं। तो अभी आपने जिस तरह बात की इन्वेस्टिगेशन की कि आपने सारा सीन इन्वेस्टिगेट किया, ये तो आप उनका काम है जो एक जिस तरह आपकी तरह पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो वहाँ की लोकल पुलिस थी। कुछ फॉरेंसिक्स भी होती हैं, जिस तरह हम देखते हैं एक CID एक शो है इंडिया का, मतलब उसमें तो सिंपल दिखाते हैं ना, शॉर्टर वर्जन के, एक बाल मिला, DNA किया और मुजरिम पकड़ा गया। तो CID एक इंडियन शो था जो बचपन में हम बड़ा देखते थे। वो देखा करें आप, क्राइम पेट्रोल दस्तक। हाँ, क्राइम पेट्रोल अब क्राइम पेट्रोल दस्तक का ज़माना, वो इतना ज्यादा भयानक उसके अंदर वाकयात दिखाते हैं कि मैं तो नहीं देख सकती, मैं इसलिए दूर रहती हूँ। 90% 95% कंकॉक्टेड स्टोरीज होती हैं। तरीका तफ्तीश वही है, वो जो दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो तो दिखाते हैं ना कि एक बाल से DNA करके उन्होंने मुजरिम पकड़ लिया। आप DNA एक बहुत बड़ी एविडेंस है, ओके, लेकिन ये कोई ऐसे एक बाल से काम नहीं चलता। उस बाल को मैच भी करना ना, मैच भी करना है। DNA तो आपको नाम नहीं बताता, DNA तो आपको ओरिजिन बता सकता है, ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता है, अमेरिका से बिलोंग करता है, ये पंजाब सिंध के एरिया को, आप कास्ट एंड क्रीड के हिसाब से वो DNA की जो एक्सट्रीम लेवल की साइंटिफिक है, स्टेट ऑफ द आर्ट जी, वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। जो हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जी, पंजाब की जी, वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से कम नहीं है, उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं है तो उसके बराबर जरूर है। मॉडर्नाइज्ड और हाईली एजुकेटेड स्किल्ड स्टाफ है, हर फैसिलिटी हमारे पास फॉरेंसिक लैब में मौजूद है। लेकिन ये मिसाल देके बताना पड़ेगा, जब आपको DNA मिल गया, एक बाल मिल गया, तो उस बाल को आपने मैच करना है, बिल्कुल ठीक। जिक्र नहीं करूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं दोबारा स्टोरी को जिंदा नहीं करना चाहता। एक बच्ची का मर्डर हो गया, रेप और मर्डर हो गया, बहुत हाइप, सोशल मीडिया चीख उठा, एविडेंस मिल गई, DNA मिल गया, डेड बॉडी मिल गई। तो जहां तक मैंने उसको केस को मॉनिटर किया, ऑल्दो वो लाहौर से नहीं था, इट वाज आउट ऑफ लाहौर, तो अवलीन सतह पे पहले मरहले में कोई 1200 लोगों का DNA लिया गया, 1200 पीपल जी। और फिर ये एग्जैजरेशन नहीं है, 4000 लोगों का DNA मैच किया गया।
तो ऐसे नहीं है कि बाल मिल गया और वो बाल ने कहा Exactly. कि मैं गुलाम रसूल हूं, मुझे फलां घर से अरेस्ट कर लिया जाए। एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, कंटोनमेंट का एरिया है बागबानपुरा का, हम वहाँ क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, डेड बॉडी से फॉरेंसिक्स अपनी तमाम एविडेंसेस कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद फिर हम वहाँ सीन पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे बेशुमार पाँव के निशानात हैं जो वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल। आप शायद, अगर मुझे पता होता कि ये सवाल आपने करना है तो मैं वो तस्वीर लेके आता, वो वीडियोस लेके आता। हमने वो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो क्राइम हुआ था उसके राइट लेफ्ट को 22-23 गांव थे, 22-23 गांव के लोगों को नंगे पांव भी चलाया, खोजी बुलवाए गए जो फुटप्रिंट्स को रीड करते हैं दूसरे शहरों से, उकाड़ा से, शेखुपुरा से, कसूर से, उनको बिठाया गया और वहां पे फिर उनका बाकायदा कैट वॉक करवाई गई। 22-23 गांव के नौजवान जो, चूंकि उसके साथ सॉडमी और विद मर्डर था, मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया था गलत गलीज हरकत के बाद, तो फिर हमने कितने 23 विलेजेस के जो आवारा मंच थे उनको हमने वहां पे, चूंकि हमारे पास पांव के निशानात मौजूद थे, तकरीबन 48 घंटे की इस प्रैक्टिस में हमें सिंगल क्लू भी नहीं मिला। सिंगल क्लू भी नहीं मिला? नहीं मिला। हमें फाइनली वो जगह भी पता चल गई कि जहां पे कुछ लोगों ने जो इन्वॉल्व थे उन्होंने अपने कपड़े धोए थे। लेकिन क्या है कि इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड टू फाइंड आउट द क्रिमिनल, it's a big job, takes time lot of time and skill at the same time. So although we were 14 officers, क्योंकि बहुत बड़ा केस था, एक बड़ा भयानक वाकया था, तो 14 ऑफिसर्स, उनमें हमारे एक बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं, मैं दुआ गो हूं उनके लिए, कैसर अजीज। कैसर अजीज आजकल इंस्पेक्टर हैं। तो कैसर अजीज भी उनके करीब तरीन एक गांव से ताल्लुक रखते थे। तो मैंने उस लड़के की मेहनत को मैं सलाम पेश करूंगा। आई वॉज द सीनियर देयर। तो एक जो हमें तो हर गली मोहल्ले में जाना नहीं था, हम तो एक जगह पे स्टैटिक थे और टीम्स रवाना कर रहे थे। तो वो जो था कैसर अजीज, कैसर अजीज ने ढूंढ निकाला एक्चुअली वो कल्प्रेट। तो वो ना किसी डीएनए से मिला था, ना वो फुटप्रिंट से मिला था, वो इन्वेस्टिगेशन और खोज लगाने की स्किल, उनकी अपनी स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज की बेस पे मिला था। वो मिला था कि ये वो फला आवारा मंच है जो रेडी का कारोबार करता है, रेडी लगाता है, और इतने बजे वो गायब हो गया और इतने बजे यहाँ से निकला था, ये उसकी गुजरगाह है, यहाँ से वो कहाँ गया, वापस घर कितने बजे पहुंचा, ये सारी चीज़ों को फिर कुछ लोगों की बातें, कुछ कानों में टिप्स राइट लेफ्ट के, उसको चेक कर लें। और कि फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स की इंस्टिंक्ट भी बहुत इंस्टिंक्ट भी कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तो वो फाइनली हमने कोई 48 आवर्स के बाद वो आपने अरेस्ट हो गए। जी बिल्कुल, अरेस्ट कर लिया, लेकिन नहीं, वो बाल से नहीं, वो खाल से। अच्छा, जैसे आप अभी सारा, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जो हाई प्रोफाइल केसेस होंगे, जो पुलिस के पहुंचने से पहले या फॉरेंसिक्स के पहुंचने से पहले टैंपरिंग कर सकते हैं क्राइम सीन की। तो ऐसे क्राइम सीन्स को या ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना कितना मुश्किल है, जहां आपको पता हो कि कोई पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी इन्वॉल्व है या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बंदा इन्वॉल्व है, वहाँ पे क्राइम सीन को या मर्डर को या किसी भी जुर्म को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल है, या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? जिन लोगों ने इस तरह की सूरत हाल फेस की होगी उनकी निस्बत तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम चूंकि बिग सिटीज के पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल अमूमन देहात में हुआ करती है, जो सबर्ब्स हैं वहाँ होती है, और फिर जो वडेरास
के इलाके हैं, वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है। वहाँ पे तो आपको क्राइम करने के बाद उस क्राइम से रिलेटेड लोगों को ही गायब कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल होता है। क्राइम सीन को टेम्पर करना, ये आप आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल किया है। क्राइम सीन को टेम्पर करना, पुलिस के लिए नया क्राइम सीन क्रिएट करना, ये मैं समझता हूं कि पुलिस वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, पता चल जाता है आपको। जब आप टेम्परिंग करते हैं किसी चीज को और क्राइम सीन क्रिएट करते हैं कि पुलिस की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, तो वो फिर पुलिस के लिए एक आसानी बन जाती है। अलबत्ता अगर क्रिमिनल आपके साथ ही हो और वही आपको गाइड कर रहा हो, वही आपको हेल्प आउट कर रहा हो, तो सम टाइम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो डी ट्रैक हो जाते हैं। एक मर्डर होता है, क्राइम सीन पे हम पहुंचते हैं और वो मर्डर जो है वो एक इंतहाई पुअर फैमिली का मर्डर है। अब आपके बिल्कुल ये वाइस वर्सा है कि कहां कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल क्राइम सीन को टेम्पर कर दे और कहीं पे एक झुग्गी में कत्ल हो जाए। तो उस मर्डर पे फाइनली वही मर्डरर था जो थ्रू आउट हमारे लिए पानी का अरेंजमेंट भी कर रहा था। अच्छा। जो छतों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का अरेंजमेंट भी कर रहा था, वो चारपाइयों का बंदोबस्त भी कर रहा था कि पुलिस ने यहां बैठना है, और वो बार बार हमें चाय की ऑफर भी करता था। उसकी ओवर एफिशिएंसी नहीं पकड़ा दिया और वो तकरीबन 8 से 9 घंटे हमारे साथ रहा और फिर फाइनली हमने ये फैसला किया कि यही रह गया। यही है। और वही निकला। एक मासूम बच्चा मर्डर हो गया और हम उनके घर में मौजूद थे। नहीं पता चल रहा कि क्रिमिनल कौन है, और क्रिमिनल वाज वेरी मच विद इन द हाउस। वो घर के अंदर मौजूद था। चौधरी मुश्ताक बरगट मेरे डीएसपी थे, आई वॉज हिज सबॉर्डिनेट, और उन्होंने आंखों से इशारा किया बैठे हुए। सबसे मुश्किल काम ये होता है, किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल का क्राइम सीन को टेम्पर कर देना। जब पुलिस ठान लेती है ना, तो आप ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुजरिम जमीन के 7 फुट नीचे और आसमान की खलाओं में तहलील ना हो जाए, पुलिस से नहीं बचता। पुलिस निकाल लेती है, पुलिस मंजिल तक पहुंच जाया करती है। फिर मंजिल तक पहुंच के क्राइम सीन को वॉश कर दिया जाए और पूरे पूरे का पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे भी बहुत से मामलात हुए कि क्राइम सीन ही धो दिया गया। वो एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज है। समझने वाले समझ जाएंगे कि क्राइम सीन धो दिया गया, वहां पे हर एविडेंस मिटा दी गई, ऐसा यकीनन हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिर पुलिस का शामिल होना भी जरूरी है। अदरवाइज पुलिस को जैसा मर्जी क्राइम सीन हो, वो ढूंढ निकालते। ओवर एफिशिएंट, बीच में ही बैठा हुआ सगा मामू। मेरे डीएसपी साहब ने मेरी तरफ देखा, मुझे इशारा किया कि इसको ले जाओ। हम चुपके से 3 लोगों ने उसको पकड़ा, ले गए। ले जाके उसको 1.5 मिनट में उसने कन्फेस किया, मेरी गलती हो गई है। मारना इसलिए जरूरी हो गया था कि मैं मामू। तो पैसे भी ना मिले, किडनैपिंग फॉर रैंसम थी, पैसे भी ना मिले, और अपना भांजा मौत के घाट उतार दिया। तो फिर वो जो कहते हैं कि पुलिस जो है वो डिजाइन हुई है रिश्वत लेने के लिए, तो क्या ये गलत कहते हैं या सच कहते हैं? रिश्वत या मुआवजा? ये तो आप जो भी नाम देना चाहें। देखिए, अगर पुलिस वाला रिश्वत लेता है तो मैं ये समझता हूं कि उसकी बहुत बड़ी बदनसीबी है। कितनी देर चलता है पैसा? आप कितना ही पैसा इकट्ठा कर सकते हैं,
पुलिस वाले जो रिश्वत लेते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, वो बड़ी ही थर्ड क्लास जिंदगी गुजारते हैं। और पुलिस वालों को सबको पता भी होता है कि ये हरामखोर है। और आपके लिए शायद ये बिल्कुल डिफरेंट गुफ्तगू होगी कि उसको बाकायदा पॉइंट आउट किया जाता है बैठ के, ये तो है ही रिश्वत हरामखोर है वो, सर तो हरामखोर, वो छड्डो जी वो हरामखोर है। पुलिस पे ये जो इल्जाम है, अब मुझे यहां पे अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करना पड़ेगा। देखिए, ये वो वाहिद अदारा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके यहां सुई गैस लगी हुई? नहीं, सुई गैस नहीं लगी हुई हमारी। नहीं लगी हुई, चले बिजली तो लगी हुई है। जी जी। आपकी लाइट का मामला खराब हो गया, कॉल कीजिए, बुलाइए कि आके रिजॉल्व करें इशू। आपके बाहर तार गिर गई है, बच्चों को करंट लग सकता है, बुलाइए। डू यू हैव एनी नंबर टू कॉल वापडा अथॉरिटीज? लेस्को को बुला सकते हैं? यू डोंट हैव, बट यू हैव 15। पुलिस वो वाहिद अदारा है जो आपके कुत्ता चोरी होने पे, आपका गमला चोरी होने पे, कहीं आग लग जाने पे, कहीं बिजली की तार गिर जाने पे, द ओनली इंस्टीट्यूशन इज पुलिस जिसको आप फौरी कॉल करते हैं कि जनाब आ जाओ, घर में मियां बीवी की लड़ाई हो गई, पुलिस। बहन भाइयों की लड़ाई हो गई, पुलिस। एंड एट द सेम टाइम वही पुलिस आपकी नजरों में मुर्द इल्जाम भी है, वो बुरी भी है, वो ब्लैक शीप भी है। ऐसा ही है ना जी। पुलिस को बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं रज के हरामखोरी करते हैं। आप मुझे मीटर लगवा के दिखाइए, पावे वाप डाले मेरा मीटर काट दें। आप मुझे मीटर लगवा के दिखाइए, नहीं लग सकता। तो ये तो आप अपना बिल करेक्ट करवा के दिखाइए, नहीं हो सकता। मुझे बताइए, मैं करवा देता हूं, पैसे दें, काम लें। पुलिस के साथ अलमिया यह है, मीटर वाला आपके साथ डायरेक्ट 1 to 1 है। बिल्कुल, आपने पैसे दिए, काम करवा लिया। पुलिस वाले ने एक ही वक्त में 2 लोगों को डील करना है। एक के साथ ज्यादती हुई है, एक ज्यादती करने वाला है। अलमिया यह है कि पुलिस जिसके साथ ज्यादती की हो गई उसको अगर इंसाफ फराहम कर दे तो वो बड़े आराम से शुक्रिया अदा करके घर चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी को बताता है कि शुक्र है यार मेरा काम हो गया, चाय बनाओ। वेरएस जो जालिम है वो कम से कम 10 से 15 लोगों को अपनी स्किन सेव करने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए 10 से 15 लोगों को बताता है, ओ जी रुपये चल गए ने जी, है तो मैं ठीक सा पर मेरे को रुपये नहीं सन पुलिस नूं देण वास्ते। वो जो प्रचार है वो 1 से 10, 10 से फिर 50 और फिर 50 से हजारों में वो ट्रांसफर होता चला जाता है। पुलिस कोई दूध के धुले हुए नहीं है। पुलिस भी इसी माशरे का हिस्सा है जहां पे जान बचाने वाली अद्वियात जाली बनाई जाती हैं, जहां पे मासूम बच्चों का दूध केमिकल से तैयार किया जाता है, चोर बाजारी है, रमजान मुबारक में जखीरा अंदोजी होती है और 2 नंबर माल 1 नंबर से ज्यादा बिकता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, आप दीगर मशरूबात ले लें, सबकी सब जालसाजी है। इसी माशरे में पुलिस भी है। किसी का भाई पुलिस में है तो किसी का भाई दुकानदार है, तो कोई दूध का कारोबार कर रहा है और किसी का मसाला जात का कारोबार है। अगर आप चाय की पत्ती लेने जाते हैं तो वो रंग की हुई पत्ती आपको बेहतरीन किस्म की पैकिंग्स में मिलती है। पुलिस आसमान से नाज़िल नहीं हुई। अलमिया यह है कि पुलिस फेस ऑफ द पब्लिक है, मुहाफिज फेस है, जो सामने दिखाई दे रहा है, छुपा हुआ नहीं है। वो पेट्रोलिंग करता हुआ भी दिखाई देता है, वो कहीं नाका लगा के खड़ा भी दिखाई देता है और पुलिस का किया गया कोई भी इकदाम वो फिर पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्टिग्मा बन जाता है। एक बंदा अगर कहीं से पुलिस की रिश्वत आप सुनोगे 500 रुपया नाकाबंदी पॉइंट पे ले लिया, ठीक है जी,
और वो आईजी तक वो 500 रुपए का इल्जाम बर्दाश्त करता है। अगर लाहौर पुलिस का कोई एक कांस्टेबल 500 रुपए रिश्वत ले लेता है तो वो समझो ऐसे ही है जैसे सीसीपी लाहौर ने ले लिया, उसे ऐसे लिया जाता है। बिल्कुल कतई माफी की गुंजाइश नहीं है। वो एक आदमी पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्या धब्बा बन जाता है और उसका प्रोटेक्टर कोई नहीं है। जो अलमिया दूसरा ये है कि आप पुलिस को ओन नहीं करते, आप पुलिस को अपना फैमिली मेंबर नहीं समझते, आप पुलिस को अपने साथ वैसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जैसे आप बाकी माशरे को अपना हिस्सा समझते हैं। आई थिंक शायद डर भी है लोगों के अंदर, कोई खौफ नहीं जी। पुलिस से ज्यादा आपको कहीं भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, मैं चैलेंज देता हूं। आज तो देखें ना जी, आपकी जो सीएम पंजाब है उन्होंने और बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। अब मैं कोई बात करूंगा तो वो इनिशिएटिव्स पे आ जाएगा। कभी भी दुख में, तकलीफ में रोते हुए बंदे की अश्कशोई एक ही अदारा है, पुलिस, जो उसको उठाता है, उसको गले से लगाता है और उसकी बात सुनता है। अगर हम उसे अपने माशरे का हिस्सा तस्लीम कर लें, अगर हम भी पानी की ठंडी बोतलें गर्मी के मौसम में, जून जुलाई में तपती हुई धूप में जो हमारे चौकों में खड़े ट्रैफिक रेगुलेट करवा रहे हैं, अगर हम उन्हें एक पानी की ठंडी बोतल ऑफर कर देंगे तो वो एक नए जज्बे के साथ एज अ फैमिली मेंबर काम शुरू कर देगा। अगर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन, जिस विसिनिटी में आप रह रहे हैं, जिससे आपका बराह रास्त राब्ता और एक वास्ता है, उसमें अगर जाके आप किसी त्यौहार पे, किसी खुशी के मौके पे एक मिठाई ले जाके उनको अपनी फैमिली के तौर पे एक सैल्यूटेशन सेरेमनी कर देंगे तो वो आपका हिस्सा बन जाएंगे। खौफ तो हम लोगों ने खामखा, पुलिस खौफ है क्रिमिनल के लिए। एंड सॉरी टू से, मैं माफी चाहूंगा, हम मिन हैसल हजूम बाय बर्थ क्राइम का जज्बा लेके पैदा होने वाली कौम है। दिस इज व्हाट पुलिस इज। एक छोटा सा मेरा सवाल है जी कि पाकिस्तान के रियल डॉन्स कौन है आपके नजदीक, और क्या वाकई अंडरवर्ल्ड अभी पुल्स 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 ही बोलेंगे हम, पुल्स जी। जब आपने डॉन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर पुल्स। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर कोई नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल है, आपके तमाम तरह इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कायम किए गए हैं, जिसमें आपकी सरहदों की हिफाजत भी है और आपकी अर्बन सोसाइटी, आपके विसिनिटीज की हिफाजत भी है, आपके घरों की हिफाजत भी है। तो ये तमाम इदारे मिलके पाकिस्तान का एक इदारा बनता है, सब एक हैं और यही डॉन है। और मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या वाकई अंडरवर्ल्ड अभी भी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में? अंडरवर्ल्ड आप किसे कहते हैं? पहले तो मैं आपसे सवाल करना ये जितनी भी गैंग्स होती हैं जिनके पाकिस्तान में आप कराची की अगर बात करें तो वहाँ किसी हद तक अंडरवर्ल्ड मौजूद है। आप अगर अमेरिका के साथ एक रियासत है, तो क्या नाम है उसका, बड़ी मशहूर है वो, जो जहाँ पे क्राइम ही क्राइम है। अभी मैं एकदम से वो मेरे जहन से भी निकल गया उसका नाम। एक सेकंड, वो आ जाता है। मैक्सिको मैक्सिको अंडरवर्ल्ड है। मुंबई अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड वहां पे है जहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, नारकोटिक्स, बाकायदा एरियाज तकसीम करके सेल की जाती है, जहां पे ब्रॉथल्स एरियाज तकसीम करके मुख्तलिफ लोगों के ज़ेरे असर काम करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पंजाब, सरहद, केपी, बलूचिस्तान एंड सिंध, एक्सक्लूड कर दीजिए कराची को, वहां पे अंडरवर्ल्ड मौजूद एग्जिस्ट करता है। लाहौर में कभी भी अंडरवर्ल्ड नहीं था, कभी भी
नॉट फॉर इवन अ सिंगल डे। एक छोटा सा अंडरवर्ल्ड लाहौर में जन्म लिया था, केबल माफिया, केबल नेटवर्क। उसमें मर्डर्स हुए, एरियाज छीनने के लिए, तसल्लुत कायम करने के लिए केबल नेटवर्क्स काट दिए गए, इसने छीन लिया, उसने कनेक्शन छीन लिए, ये जन्म लिया था। बट थैंक अल्लाह ऑलमाइटी कि लाहौर पुलिस इज द बेस्ट पुलिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाहौर पुलिस ने उसको आड़े हाथों लिया और फिर फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने चैनल्स आ गए, नेटवर्क इतना एडवांस हो गया कि वो केबल नेटवर्क माफिया जो था वो अपनी मौत आप मर गया। उसमें शूटर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे, जिसे आप टारगेट शूटर्स कहते हैं, जो वो पैसे लेके शूट आउट्स करते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। और एन मुमकिन था कि वो एक गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार करता, एक अंडरवर्ल्ड की शक्ल इख्तियार करता, लेकिन उसको बुरी तरह से सप्रेस कर दिया गया, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करता है कराची। आई विश कि मैं इस चीज़ को और इस पॉडकास्ट को और लंबा लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा जब वो ये सुनेंगे। बट क्योंकि टाइम की कमी है और टाइम की अहमियत है, तो हम इसको यहाँ पर रैप अप करेंगे। सिर्फ एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अपने ऑडियंस के लिए, देखने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको, अपने आप को वो किस तरह सेफ और सिक्योर रख सकते हैं इस दौर में जो शर से और जराइम से भरा हुआ है? लिव एज अ फैमिली, सबको जुड़े हुए होना होगा। स्कैटर्ड फैमिलीज क्राइम की तरफ बढ़ती हैं। जब एज एन इंडिविजुअल आप अपने आप को एक फर्द वाहिद की हैसियत से मुआशरे में खुला छोड़ देते हैं, जब आपकी तनाबें लोगों के हाथ में आ जाती हैं, तो फिर क्राइम जन्म लेता है। तो फैमिली ओरिएंटेड लोग, मम्मी डैडी लोग, वो बच्चे जो अपनी माँ के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ते, जो अपने बाप के ज़ेरे असर हैं, जो अपने दादा के, नाना के, मैं बिलीव करता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम was the best system I have ever seen and experienced. तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ना से ही दूरियां पैदा हो चुकी हैं, तो जो फैमिली कम से कम एक घर में रह रही है उसको ऐसे जुड़े होना चाहिए कि जैसे एल्फी। बिल्कुल। Thank you so much, Babar Saab, for being on the show and giving me this huge opportunity to interview a personality, a charming yet amazing, full of wisdom personality. Thank you so much. I'm thankful as well.